हेलो, कैसे हैं भाई? सब बढ़िया? पढ़ाई वढ़ाई करते हैं या घर पे सोते रहते हैं और सिर्फ मूवी देखते रहते हैं? इस पे पढ़ाई कर रहे हैं? अरे वाह, वेरी गुड। पावनी, पढ़ाई कर रही हैं आप? पक्का? पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम नहीं पढ़ता है आजकल। पढ़ता है अमन बेहरा? अमन बेहरा नहीं पढ़ाई कर रहा आजकल, पढ़ाई कर रहा है। वेरी गुड। और ये स्थिति, स्थिति पढ़ाई करती हैं आप? चलिए, तो आज अपन शुरू करेंगे अब आयनाइजेशन एनर्जी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो क्या होती है जरा सुनना कि अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, दोबारा बोलो, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और ये रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? आउटर शेल वाला। ठीक है, यानी कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये देखो आप क्या बोला उसने, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आइसोलेटेड का मतलब है कि वो एटम किसी के साथ भी बॉन्डेड नहीं होगा, उस पर किसी भी तरह का फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन नहीं लग रहा होगा, उसको क्या जाता है? आइसोलेटेड। और गैसियस है मतलब गैसियस। इस आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे लूजली बॉन्डेड या आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये इलेक्ट्रॉन निकला है, उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? 1। जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये कहलाएगा आयनाइजेशन एनर्जी 1। एक और निकाला तो ये कहलाएगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी 2। एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाएगा? 3। क्या बोला जल्दी बताओ? यहां से एक निकाला आयनाइजेशन एनर्जी 1, यहां से एक और निकाला आयनाइजेशन एनर्जी 2, एक और निकाला आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो एक एक करके अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसका नाम होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाता है वो? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाती है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बन गई। ठीक है, तो आपसे अगर सवाल पूछे कि जैसे मान लो आपको लिख के दे दे यार ये कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पर ये आया, तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये कौन सी है? 1 है, 2 है या 3 है? तो जब कुछ भी नहीं लिखा जाता तो हमेशा 1 ही होती है। क्या बोला मैंने? कुछ नहीं लिखे तो 1 ही होती है। तो बताओ कौन सी वाली आयनाइजेशन एनर्जी है? हा? क्या 1? सबका आ गया आंसर? गलत है। इट इज नॉट एन आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि सॉलिड में से निकाल रहे हो आप इलेक्ट्रॉन। किस में से निकालना है आपको? गैस में से। तो आपसे सवाल पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डजंट शो आयनाइजेशन एनर्जी, तो आंसर ये नहीं शो कर रहा, क्योंकि सॉलिड में से अगर इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हो तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती। किससे निकालना उसको? गैसियस एटम से। किससे निकालना उसको? गैसियस एटम से। किससे निकालना उसको? गैसियस एटम। किससे निकालना है? गैसियस एटम। क्लियर? अब ध्यान से सुनना। सपोज मान लो मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो कितने हैं? 10 10। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं? 10 10। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना बचा है? 9 10। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो 9 बचे। यहां कितना आ गया? ये 8 10। कितना आ गया? 8 10। क्लियर? अब आप दिमाग लगाओ कि 10 प्रोटॉन जब अपने 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे तो वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे स्ट्रांगली। ये 10 प्रोटॉन इस 9 को खींच रहे होंगे अपनी ओर स्ट्रांगली। यहां ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहे कि यहां? तो आप समझ सकते हो कि यहां से यहां ज्यादा स्ट्रांगली खींचा जा रहा होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 थी, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे तो 2 है। अब यहां आ गए 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठे हैं। 10 8 को पकड़ के बैठे हैं तो और ज्यादा एनर्जी के साथ बैठे हैं, और ज्यादा एनर्जी के साथ बैठे हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो गया, और मुश्किल हो गया, और मुश्किल हो गया। इसका मतलब क्या निकला कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 और 3 इनमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी? आयनाइजेशन एनर्जी 3
फिर होगी आयनाइजेशन एनर्जी 2 और फिर होगी आयनाइजेशन एनर्जी 1। आयनाइजेशन एनर्जी 3, आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 1। क्लियर? अब देखो इधर, अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि Z इफेक्ट ऑफ, ठीक है, थर्ड, Z इफेक्ट थर्ड, Z इफेक्ट सेकंड और Z इफेक्ट 1, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये जो 1 वाला जो होगा, इसका जो Z इफेक्टिव होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा होगा सबसे ज्यादा ये वाला, ठीक है। सेकंड वाला जो होगा Z इफेक्ट वो ज्यादा होगा और फर्स्ट वाला सबसे कम होगा इसका। क्लियर सबको? तो नो डाउट अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बॉन्डेड किया हुआ है। न्यूक्लियस ने अगर इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बॉन्डेड किया हुआ है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि IEN और IEN-1 कौन सी ज्यादा होगी इन दोनों में से बताओ? तो अगर मान लो n की वैल्यू में 3 रखता हूं तो यहां आएगी 2, तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 ज्यादा कि 2 ज्यादा? तो हमेशा ये वाली ज्यादा होगी, हाँ या ना? तो हमेशा ये वाली ज्यादा होगी। क्लियर सबको? नोट कर लो इसको जल्दी से। तो आप क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, क्या बोला? अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी for removal of an electron, for removal of an electron from its isolated gaseous atom. क्लियर? अब देखो एक बात कि अगर मैं आपसे कहूं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी 3, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी 2 और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी 1, तो ये हमेशा ही ज्यादा होगी, ऑलवेज। इसमें कोई लफड़ा नहीं होगा। पूछो क्यों? सक्सेसिव वर्ड आ गया तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन को निकालना है एक ही एटम से। सक्सेसिव अगर वर्ड आ गया तो इसका मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालना है। सक्सेसिव आ गया तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन को निकालना है।
एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा। प्रोटॉन ज्यादा होते ही वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बॉन्ड कर लेंगे अपने पास। अगर वो स्ट्रांगली बॉन्ड कर लेंगे, स्ट्रांगली बॉन्ड कर लेंगे तो निकालना मुश्किल होगा, इसलिए ऑलवेज ये आएगा। ठीक है, कभी लफड़ा नहीं होगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आपको याद रखना है हमेशा 96.4। कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो न्यूमेरिकल में आपको ये यूनिट्स याद रखनी है। और अगर आपके ये आता है तो 23.1 किलो कैलोरी पर मोल। क्या आता है, 23.1 किलो कैलोरी पर मोल। क्या आता है, 23.1 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये यूनिट्स आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा। क्या बोला, जल्दी बताओ, न्यूमेरिकल आएगा। क्लियर सबको याद है। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। पहला, अगर Z बढ़ता है, Z अगर बढ़ रहा है, Z मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड कर लेगा अपने पास। इलेक्ट्रॉन्स को अगर होल्ड कर लेगा अपने पास तो वो इलेक्ट्रॉन होल्ड कर लेगा, तो इसका मतलब निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो यानी कि Z अगर बढ़ेगा तो सोचो क्या होगा, Z अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। सेकंड, Z इफेक्ट अगर बढ़ेगा तब भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। थर्ड, अगर हम शेल बढ़ाएं, शेल बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। और अगर सिग्मा यानी कि स्लेटर कांस्टेंट बढ़ेगा, स्लेटर कांस्टेंट साइज बढ़ रहा है तो देखो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस से अगर साइज बढ़ा दें तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, साइज बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो इसका मतलब अट्रैक्शन कम हो जाएगा। वहां पे अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो सिग्मा बढ़ेगा तो सिग्मा आपको याद है स्लेटर कांस्टेंट बताया था अपन ने कि ये इलेक्ट्रॉन होता है अंदर वाला और ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रहा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको धक्का दे रहा है, अगर तो आप सोच सकते हो इस इलेक्ट्रॉन ने इसको धक्का दिया तो ये धक्का पड़ते दूर हो गया तो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पर कम हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इस पर कम हो गया तो क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगा। क्लियर, तो नोट करो इसको। हो गया, अगला देखो, अभी फैक्टर्स ही चल रहे हैं। अगला फैक्टर है पांचवा,
क्लोजनेस टुवार्ड्स न्यूक्लियस, सबसे ज्यादा क्लोज न्यूक्लियस के जो होता है वो होता है एस। सबसे ज्यादा जो क्लोज है वो कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस। तो एस, पी, डी और एफ। क्या बोला जल्दी बताओ? एस, पी, डी और एफ। सबसे ज्यादा जो क्लोज होगा वो कौन सा होगा? एस। न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास अगर एस होगा तो एस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेगा। सबसे ज्यादा अगर अट्रैक्शन लगेगा तो इसमें से निकालना मुश्किल होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बेरिलियम और बोरोन, अब मैं बेरिलियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये आएगा 2s2, लेकिन अगर मैं इसका लिखूंगा तो क्या आएगा? 1s2, 2s2 और 2p1। तो यहां देखो आप क्या होगा, ये 1s2, 2s2 और यहां आएगा आपका 1s2, 2s2, 2p1। तो ये 1 दिख रहा है, और अगर ये 1 दिख रहा है तो इसको, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है कि आसान है? इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसलिए इसका आयनाइज एनर्जी कम होगा। एस न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, और अगर एस न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, एस अगर न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है तो एस में से निकालना क्या होगा? मुश्किल, इसलिए इसकी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से मैग्नीशियम, और यहां क्या आएगा? एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम में लास्ट में देखोगे तो 3s2, यहां देखोगे तो 3p1, तो मैग्नीशियम का ज्यादा। कैल्शियम में देखोगे तो 4s2, और इसमें देखोगे तो 4p1, तो कैल्शियम का ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हमेशा भूल जाते हैं, इसको ध्यान रखना ही है। क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन पर ज्यादा लगता है, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर इन पर ज्यादा लगता है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, और अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है तो इनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? नोट करो। अगला आएगा हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो नाइट्रोजन में आएगा 2s2, 2p3, और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं 1s2, 2s2, 2p4। तो आप सबको पता है कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है किससे? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है किससे? पार्शियल फील्ड से।
हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है किससे? पार्शियल फील्ड से। और ये पार्शियल फील्ड जो दिख रहा है, ये हाफ फील्ड दिख रहा है, तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो सोचो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? सोचो किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा? तो इलेक्ट्रॉन को जो निकालना होगा वो मुश्किल किससे होगा? इससे। तो यानी कि नाइट्रोजन जो होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसलिए। अब अगर नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस ले लो और यहां सल्फर ले लो, यहां आर्सेनिक ले लो और यहां सेलेनियम ले लो, तो इसमें भी यही होगा, हाफ फील्ड। इसमें पार्शियल फील्ड, तो ये ज्यादा, हाफ फील्ड पार्शियल फील्ड, तो ये ज्यादा। नोट करो। हो गया? अब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे अगर, तो हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड्स, ठीक है? तो ट्रेंड्स इन पीरियड्स, कि आखिर पीरियड में क्या होगा। जैसे मैं कहूं आपसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, ये आपका ट्रेंड है। आपसे पूछेगा कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, ये अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा? तो लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है। आपने पढ़ा था पहले भी कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है ये, तो आप सोच लो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, ठीक है? तो कंटिन्यूसली बढ़ेगी, लेकिन दो जगह वेरिएशन आएगा, एक यहां और एक यहां। कैसे आएगा जरा देखना, बढ़ाओ आप ऐसे, ये बढ़ता जाएगा, तो उस हिसाब से तो इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इनमें क्या होगा, ये ज्यादा होगा। इसमें बढ़ाओ ऐसे, लेकिन इन दोनों में कौन था, नाइट्रोजन। बढ़ाओ ऐसे ऐसे, बढ़ाओ ऐसे ऐसे, नियोन में थोड़ा ज्यादा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि आप जब यहां से यहां जाओगे तो नियोन आएगा, और नियोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल्ली फिल्ड आएगा। नियोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल्ली फिल्ड आएगा। कितना आएगा? फुल्ली फिल्ड। कितना? फुल्ली फिल्ड, पूरा भरा हुआ है नियोन। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है एक, दूसरा यहां से यहां जा रहे हैं तो जेड इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी आ रही है, जेड इफेक्ट भी बढ़ रहा है, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। और एक खास बात, अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड्स में, अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड्स में नोबल गैसों का आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होता है। दोबारा बोलो, अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैसों का आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होता है। दोबारा बोलो, अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी
हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर ऑर्डर बनाए इसका तो कैसे बनेगा देखना, लिथियम, फिर उसके बाद आएगा बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कौन आएगा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन। दोबारा देखो, लिथियम के बाद आएगा बोरोन, फिर आएगा बेरिलियम, फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन आएगा ऑक्सीजन, और फिर क्या आएगा यहाँ नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। एक पॉइंट यहां पर ये याद रखें कि जब इसको अपन देख रहे हैं तो क्या है ये पेनिट्रेशन, ये हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड या पेनिट्रेशन वाला जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ अपने से एक एडजेसेंट एटम की आयनाइजेशन एनर्जी को डोमिनेट करता है। मतलब इस बेरिलियम का इस इफेक्ट की वजह से, यानी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से, क्लोजनेस ऑफ टुवर्ड्स न्यूक्लियस की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो अपने से सिर्फ एक एडजेसेंट बोरोन से ज्यादा होगा, बाकी से ज्यादा नहीं होगा। इसलिए बेरिलियम सिर्फ बोरोन से आगे शिफ्ट हुआ है। यहां पर भी देखो आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 2p3 है, नाइट्रोजन में अगर 2p3 है तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहां पर आपका जो है वो 2p4 है, तो यहां पर भी हाफ फिल्ड हुआ है, तो हाफ फिल्ड होने से जो इलेक्ट्रॉन निकालने की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो सिर्फ अपने से एक एडजेसेंट एटम से ही ज्यादा होगी। ये देखो, क्लियर सबको? ये तो ऑर्डर ही आएगा। अब इसके नीचे सारे ऑर्डर ऐसे कैसे आएंगे? लिथियम के नीचे कौन आता है? सोडियम, इनका ऑर्डर भी यही आएगा। यहां भी ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर आता है पीरियड में। एक खास बात, इस पोटेशियम के नीचे जब रुबिडियम आएगा, रुबिडियम, रुबिडियम के बाद क्या आता है? यानी कि बस हाफ फिल्ड और पेनिट्रेशन वाला जो इफेक्ट होता है वो अगर आप देखोगे तो ये 3 सीरीज तक ही लगता है, चौथी सीरीज से आपको रेगुलर लेना है। ये एलिमेंट मैंने सही तो लिखे ना, एक बार देख लेना यार, गड़बड़ ना हो जाए। लिख रुबिडियम, समझ गए? और इसके नीचे वाले में भी सीधा सीधा आएगा, क्योंकि अब ये इफेक्ट डोमिनेट नहीं करते, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। देखो आप जैसे जैसे आप उस तरफ जा रहे हो तो क्या होने लगता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो आप एक बात याद रखें, इसको लर्न कर लेना। ये वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि आपका जो हाफ फील्ड वाला होता है वो 3 सीरीज तक लग रहा होता है, चौथे और पांचवें में नहीं लग रहा होता। ठीक है, बाकी डायरेक्ट ट्रेंड चल रहा होता है। ठीक है, नीचे आने पर साइज बड़े हो जाते हैं ना, तो साइज बड़े होने से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका देखे हुए इलेक्ट्रॉन पे, तो हाफ फील्ड और ये इफेक्ट फिर कंपनसेट हो जाते हैं, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा नहीं। मैं समझा सकता हूं लेकिन अभी आप थोड़े से छोटे हैं इसलिए, है ना। तो आप बस इतना याद रखें कि हाफ फील्ड वाली 3 तक लगेंगे, बाकी फिर नॉर्मल ट्रेंड लगेगा। जैसे इसके नीचे भी आएंगे अगर आप, तो सीजियम आता है, इसके नीचे कौन आएगा? ये, तो भी यही चलेगा सीधा ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका हाफ फील्ड और फुल फील्ड का पीरियड में हो गया। किसमें हो गया?
पीरियड के अंदर। क्लियर? अब हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। किसकी? ग्रुप। अब देखो ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप हमेशा साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगा? घटेगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घट जाएगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, ठीक है। अगर मैं इनका ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी आएगी? लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ठीक है। तो यानी कि ऑर्डर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? यहां पे ये डिक्रीज वाला ही आएगा, लेकिन यहां आते ही इंक्रीज हो जाता है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन में देखना 87 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 88 और इसका होता है 55 और इसका होता है आपका 56। अब ये चेंज क्यों आया? ऐसा क्या हुआ कि सीजियम से ज्यादा हो गया फ्रांशियम? ऐसा क्या हुआ कि बेरियम से ज्यादा हो गया रेडियम? तो जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 87 कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, देखना किसका लिखूं? फ्रांशियम का, है ना। मैंने सिखाया था एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 3 3 4 5 4 3 5 4 5 6 4 5 और 6। अब आप ध्यान से देखो, फ्रांशियम 87 हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक तो आगे 30 36 36 38 48 48 और 6 कितने हुए? 48 प्लस 6 54 56 60 70 80 86 7s1। ये आएगा नहीं आएगा? अब जब आप इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है यहां पर आपका F आ गया, 4F आ रहा है, देखो। तो यानी जब न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस में यहां सबसे पहले कौन आएगा? 4F, फिर आएगा 5D, फिर 6S, आया ना? ये देखो 4F 5D और उसके बाद आएगा 7S, सॉरी कौन आएगा? 7S। आउटर शेल तो ये हुआ, ठीक है। अब ध्यान देना, जब आप 14 यहां लिखोगे तो 14 प्रोटॉन में 14 आएंगे नहीं आएंगे? अट्रैक्शन। 14 प्रोटॉन में यहां 14 इलेक्ट्रॉन है तो यहां 14 प्रोटॉन आएगा। 14 प्रोटॉन अगर आएगा तो क्या होगा? 14 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन लगेगा F पर। F की शील्डिंग पावर कम है तो F रुकेगा, नहीं रोक पाएगा। सीधा कहां आएगा? D पे। सीधा D पे आएगा, D से सीधा कहां जाएगा? S पे। तो ये रोक नहीं पा रहा इसलिए S पर आसानी से गया। ये भी नहीं रोक सकता क्योंकि शील्डिंग पावर इसकी भी कम होती है। सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर होती है S, फिर P, फिर D और फिर F। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि यहां से जब इधर गए तो इस पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा और इस पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो इसमें से निकालना मुश्किल होगा, इसलिए इसका ज्यादा होगा। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहां लिखा क्या जाता है कि क्यों हुआ ऐसा? तो लिखा जाएगा ड्यू टू
पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f subshell, due to poor shielding effect of 4f subshell, due to poor shielding effect of 4f subshell। और 4f subshell अगर है तो 4f subshell आने की वजह से इनका एनर्जी ज्यादा हो जाता है। तो अब इसका ऑर्डर अगर पूरा पूछा जाए तो क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था सिर्फ एक सक्सेसिव से ज्यादा होगा, यानी वो सीजियम से पहले आएगा। यानी अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा तो ऑर्डर क्या बनेगा पूरा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांशियम और सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम और बेरियम, ये आएगा। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। क्लियर, बोलो। अब आया पी ब्लॉक। चलो बताओ, नीचे आने पर क्या होगा, ग्रुप है, नीचे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है साइज बढ़ेगा। तो अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटना चाहिए। तो ऑर्डर क्या आएगा जरा देखो, बी, बी एल, ठीक है, गंगवाल इन तलवंडी। तो नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है एनर्जी, तो ऑर्डर ऑफ आयन एनर्जी की बात करें तो जल्दी बताओ, सबसे पहले नीचे आने पर क्या होगा, कम, यानी सबसे ज्यादा इसका। इन दोनों में जब देखा गया तो इसका, इन दोनों में देखोगे तो इसका, और इन दोनों में देखोगे तो इसका ज्यादा हुआ है। और ओवरऑल देखेंगे तो आपका सबसे ज्यादा बोरोन होता है, फिर थेलियम होता है, फिर गैलियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है और फिर इंडियम होता है। ये एक्चुअल ऑर्डर है और यहां वेरिएशन आया है, यानी कि एक वेरिएशन यहां आया,
एक वेरिएशन यहां आया। अब एक वेरिएशन यहां आया और एक वेरिएशन यहां आया, क्यों? उसका रीजन सुनो। थेलियम 81 होता है, गैलियम में अपन ने क्या लिखा था पिछली बार, याद करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p1 4s2 3d10 4s1, याद है, 4p1। मैंने आपको कहा था कि डी एक्स्ट्रा आ रहा है, ये रेडियाई में पढ़ाया था। ये कहां बताया था मैंने, जल्दी बताओ? रेडियाई में। कहां बताया था? रेडियाई में। कहां बताया था? रेडियाई। कि यहां पर डी नहीं आता, यहां पर आप देखोगे तो डी आएगा। अब डी आएगा तो जरा देखो क्या होगा। ये आपका न्यूक्लियस है, यहां डी आ गया, यहां आपका एस आ गया और पी, लास्ट का एस और पी है। डी में 10 प्रोटॉन थे, 10 प्रोटॉन यहां आएंगे। डी के 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन यहां आएंगे, 10 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन लगेगा। अब ये जो अट्रैक्शन लगेगा डी रोक नहीं पाएगा, बताया था मैंने। बताया नहीं तो यहां से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे लगा था, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचा था इसने, खींचने से क्या होता, साइज छोटा हो गया था। यानी कि अट्रैक्शन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा लग रहा था, और बहुत ज्यादा लगने की वजह से जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ा तो निकालने में जो एनर्जी लगी वो एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, तो गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। थेलियम पर आओ, अभी अभी बताया थेलियम तो 81 है, गैलियम वाला समझ में आया। 3d ऑर्बिटल ये रहा, 10 प्रोटॉन बढ़े, डी रोक नहीं पाया था, इसलिए इसका जो अट्रैक्शन था वो सीधा आउटर शेल पे गया था, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचा गया था, और अगर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचा गया था तो क्या होगा, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींचा गया था तो क्या होगा, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचा गया था तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया, मुश्किल हो गया, मुश्किल होते आने एनर्जी बढ़ गया। ठीक, यहां पर भी यही हुआ सेम, कि यहां जो आया 4f, तो यहां पर आपका न्यूक्लियस में आया 14 प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन जब आया तो क्या हुआ, 14 प्रोटॉन आया तो क्या हुआ, 14 प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है वो रुकेगा नहीं, कौन, f, f में पावर नहीं होती रोकने की, d में भी नहीं होती, तो सीधा कहां भाग जाएगा वो, 4s 6s पे, तो सीधा 6s पे गया, तो 6s से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हुआ या मुश्किल हुआ, 6s से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हुआ या मुश्किल, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होते ही आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने के बाद ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये तो डेटा है, ये डेटा के बेसिस पे बनाया गया ऑर्डर है कि वैल्यू किसकी क्या आई। इतना में समझ सकते हैं अपन कि यार इसकी वैल्यू ज्यादा आई होगी क्योंकि इसमें 4f की वजह से अट्रैक्शन है, और गैलियम पीछे आया होगा क्योंकि इसमें 3d में है। तो इन दोनों में तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि इसका ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, लेकिन यहां पर और यहां पर समझ में आना चाहिए कि यहां कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, तो साइज वाला इफेक्ट लग रहा होगा। साइज वाला कैसे लग रहा होगा कि एल्यूमिनियम का साइज छोटा है, ये रहा, और इंडियम का साइज बड़ा है, तो इसी का कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी, तो लास्ट में तो यही आएगा। ठीक है, इसका साइज बहुत छोटा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट है। ये ऑर्डर डेटा से बनाया, मैंने नहीं बनाया, तो आपको याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि बोरोन तो सबसे ज्यादा है ही सही। अब सेकंड नंबर पे कौन आना चाहिए, मुझे इतना समझ में आ गया था इसको देख के कि एक में 4f वाला अट्रैक्शन था, एक में 3d वाला था, तो मुझे पता है 4f वाला ज्यादा होता है, 4f वाला अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वही आएगा सेकंड नंबर पे, और 3d वाला बाद में आएगा, और ये दोनों साइज के हिसाब से बैठ जाएंगे अपने आप ही। तो ऑर्डर याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, दिमाग में फिट हो जाएगा हमेशा। बोरोन का साइज छोटा है, बोरोन का साइज छोटा है, तो बोरोन का साइज अगर छोटा होगा तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? एक डाउट आपको और आएगा घर पे कि सर फिर इसका साइज छोटा क्यों नहीं हुआ, यहां तो साइज छोटा हो गया था। देखो, दो अलग अलग चीजों को मिक्स मत करो।
साइज छोटा नहीं हुआ मतलब उसने इसको इतना अट्रैक्ट नहीं किया कि साइज छोटा हो गया, क्योंकि ये नीचे नीचे था, इसका शेल बहुत बड़ा था, शेल बहुत बड़ा होता है इसलिए उसने इतना खींच नहीं पाया कि शेल ही छोटा कर दिया। लेकिन खींचा तो सही, और खींचा जो उससे जो एनर्जी निकालने में लगी वो ज्यादा आ रही थी, इसलिए वैल्यू ज्यादा आ गई आयनाइजेशन एनर्जी की। तो रेडियाई और इसको मिक्स मत करना, बस ये डाउट आएगा आपको घर पे, ठीक है। अब इधर देखो अगला, लिख लो इसको फटाफट पहले। एट्टी टू आ गया, इसका ऑर्डर पूछेगा वो आपसे। तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है, साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है। तो यहां देखो क्या होगा, ये लेकिन यहां पर ये ज्यादा हो जाता है। फिर से बताओ क्यों, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। फिर से वही बात, एक सक्सेसिव ज्यादा आगे होगा बस ये, तो ऑर्डर क्या बनेगा, नोट करो। फिर से बोल रहा हूं, डाउट आएगा कि साइज के अंदर क्यों नहीं वेरिएशन आया। और मैं एक बार बता दूं कि आप जो अगर किसी की तरह की कोई किताब आपने पढ़ ली तो उसमें अगर ये लिखा हुआ है कि साइज में कोई वेरिएशन आ रहा है इन दोनों में, तो गलत है, नहीं आपको फॉलो करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्लियर है, साइज में कोई वेरिएशन नहीं होता है। गलत जगह गलत लिखा हो तो आप मत पढ़ना प्लीज, ठीक है, नोट करो।
ठीक, चलो बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे फिर, ठीक है ना, लिख लेना इसको।